हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सी क्यूब साइंस जोन के ऊपर। जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक की क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 3 है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक जो आज होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है न्यून अवमंदन की स्थिति के अंदर विस्थापन समीकरण की बात मैंने की थी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सिर्फ वही टॉपिक कवर पाए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लेना इन्हें। यूनिट नंबर 3 आज की आप कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अगले क्लास से इस यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड पेपर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ बने रहना है। तो आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से लिखना है, नोट बनाने हैं, पेन कॉपी साथ ले लेना। एक एक चीज़ समझाऊंगा। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक दोलक होते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, शक्ति गुणांक क्या होते हैं, क्षयांक क्या होते हैं, और एक विशेषता गुणांक की बात मैं करूँ उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है एक एक चीज को। देखिए, न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का विस्थापन समीकरण निम्न होता है। अब आपको मैंने कल बताया था विस्थापन समीकरण के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बारे में बताया था कि वो क्या होती थी। x इज इक्वल टू x नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ये आपको मैंने कल करवाया था। किस में करवाया था? विस्थापन समीकरण के अंदर करवाया था। विस्थापन समीकरण नोट कर लिए, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव कर देना है, मतलब अवकलन कर देना है। किसके सापेक्ष करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देना है, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना है। दोलक की गतिज ऊर्जा समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही समय के सापेक्ष मैं अवकलन करूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी आपकी v dx अपॉन dt। ये कैसे आया? क्योंकि x अपॉन v क्या होता है? t होता है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू x नोट ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी प्लस का फाई प्लस माइनस का आर साइन ओमेगा टी प्लस का फाई ई माइनस का आर टी। ये हो गया। ये था सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अवकलन करना है। किसी सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष करना है। किस समीकरण का? इस अक्ष का, मतलब जो आपको डेरिवेटिव करवाए, जो आपकी विस्थापन समीकरण करवाई थी उसका अवकलन करना है, ठीक है। सिंपल स्टेप समझ में आ गया? अच्छे समझना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो आगे देखिए, आगे इसके अंदर हो जाएगा v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x नोट ई की पावर माइनस आर टी ओमेगा कोस वो w कोस ओमेगा टी प्लस का फाई हो जाएगा, माइनस का r साइन ओमेगा टी प्लस का फाई हो जाएगा। ये समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखिए, जैसे मैं इसका, वो तो था हमारे पास में एक, जैसे मैंने इसका एक बार अवकलन किया, एक बार डेरिवेटिव किया, तो क्या हुआ हमारे पास में? किसकी वेलोसिटी आई? वेग की आई ना। टाइम के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt आया, मतलब क्या आया था? सिर्फ वेलोसिटी आई थी। जैसे इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। एक्सेलरेशन की बात मैं करूँ, जैसे इसका डेरिवेटिव डबल बार किया तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, जैसे x का डेरिवेटिव कर दिया किसके सापेक्ष? t की रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर माइनस का आर एक्स नोट ई की पावर माइनस का आर टी। ये तो अक्षर वाले पद है जिसको बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा। अब जो अगला है उसको करना है डब्लू कोस ओमेगा टी प्लस का फाई माइनस का आर साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये होगा। अब सेकंड स्टेप का अगर मैं करूं तो ये देखेंगे आर ओमेगा ई की पावर माइनस का आर टी, ये आपका बाहर आ जाएगा। ये क्या है? इसका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखिए, ओमेगा स्क्वायर कैन ओमेगा टी साइन है ओमेगा टी प्लस का फाई माइनस का आर ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस का फाई। क्योंकि यहाँ पर साइन था, कोस कब किया? इस बार कोस वाला आगे आ जाएगा, साइन वाला पीछे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो होने वाला आपका दोलक की कुल ऊर्जा, जो आपका मॉड्यूलेटर है उसकी टोटल एनर्जी की बात करने वाले हैं। टोटल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको अच्छे से समझना है। देखिए, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो देखिए कि दोलक की कुल ऊर्जा जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे क्या कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने शायद आपको पीछे करवा भी रखे हैं। कुल ऊर्जा की बात मैं करूँ तो गतिज ऊर्जा किससे करेंगे? 1/4 एम ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2x 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर
x नॉट का स्क्वायर की पावर माइनस का 2x। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो आपको छोटा सा सिंपल से बताता हूँ, उसको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट था। कितना पार्ट था? 2 पार्ट था। तो 1/4 आपको लेना है काइनेटिक एनर्जी का और 1/4 लेना आपको पोटेंशियल एनर्जी का। सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर 1/4 कर देना। फिर आपको देखो यहाँ पर देखो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर सेम है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर सेम है। बस यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स नॉट स्क्वायर है, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x। कुछ नहीं करना है, सेम है दोनों। ठीक है। अब 1/4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में? हाफ आ जाएगा। मतलब कि भाई फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को जैसे ऐड करेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, हाफ का पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा? एम ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x। ये हमारे पास में क्या आई थी? दोलक के आगे आपकी कम टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास दोलक की टोटल एनर्जी। अब भाई एवरेज की बात मैं करूँ, इसके जिससे हम टोटल एनर्जी के बाद टोटल को आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम इज अपॉन में ई। तो ये आपकी जैसे इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज की बात मैं करूँ तो आपकी ये रहेगी 0.368। ठीक है, ये क्या रहेगी? 0.368 जूल। ठीक है, अब इसके अंदर अगला जो पार्ट है वो आपका है शक्ति हानि का, मतलब जो आपकी पावर है उसकी हानि होती है, लॉस होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए आगे, अब इसके शक्ति हानि की बात मैं करूँ, शक्ति हानि किस प्रकार से है इसके अंदर? शक्ति हानि का मान कुल ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। अब शक्ति हानि क्या होती है? जितनी ऊर्जा के अंदर कमी होती है, मतलब लॉस होता है, उसी के तो इक्वल होगा ना। ये तो सिंपल बात है कि भाई जितना लॉस होगा उसी के इक्वल तो आपकी शक्ति हानि होगी ना। मतलब हानि नहीं होगी तो लॉस किस प्रकार का? जब आपको लॉस ही नहीं होगा तो आप शक्ति हानि निकालोगे कैसे? तो इसलिए लॉस होना जरूरी है, इसलिए शक्ति हानि होगी। तो शक्ति हानि निकालने के क्या करेंगे? तो पावर हो जाएगा, यहाँ पर पावर एवरेज हो जाएगा डी अपॉन में डी टी अपॉन में ई। मतलब कि आपको टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। किसका करना है? एनर्जी का करना है। ठीक है, ई का देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी वाली है ना, ये ऊपर वाली जो मैंने अभी कराया था, देखो ये रहा। इसका क्या कर दिया? टी के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह क्यों लगाया मैंने? हानि है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहाँ ऊपर से ई का मान रखेंगे, 2r बाहर अचर है और बाहर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2r है, ये बाहर अचर है, वो आ जाएगा बाहर। 2r 1/2 में हाफ एम नोट का स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर e की पावर माइनस का 2r/t, e की पावर माइनस का 2r/t हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना आपको? 2r/e, ये वाली e की अभी वैल्यू बताई है मैंने, ये क्या है? इस e की वैल्यू तो है कि e मैक्सिमम की वैल्यू, तो ये जाएगा 2r/e टोटल। अब यहाँ पर पावर की बात मैं करूँ तो क्या हो जाएगा? p e अपॉन में टाउ। ये याद रखना, क्योंकि टाउ टाइम की बात कर रहा था, विश्रांति काल हो गया। अब शक्ति हानि ऐसी तो है नहीं कि भाई अचानक से हो जाएगी, किसी टाइम पीरियड में होगी ना। वो टाइम पीरियड क्या होता है आपका? विश्रांति काल होता है। मतलब टकराव का समय या फिर हानि का समय जो भी हुआ है उसको लगा समय क्या होता है? विश्रांति काल कहलाता है। अब ये हो जाएगी पावर में आपकी जो भी पावर आएगी, शक्ति आएगी, शक्ति हानि आएगी, वो कितनी आ जाएगी? ई एवरेज, मतलब कि टोटल जो एनर्जी है उसके अंदर टाउ का आपको डिवाइड देना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है आपका शक्ति गुणांक। ठीक है, आगे देखेंगे। और आज का यूनिट 3 का जो आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो आपका है, ये जो मोस्ट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर ये 4 टॉपिक एक साथ आते हैं क्वेश्चन के अंदर, और अच्छे से करके आना है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करवाया है, समझा के करवाया है कि एक चीज़ को अच्छे से नोट करना है। एक बार न समझ आते दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। एग्जाम में अच्छे से करके आना है हमको, अपने परसेंटेज इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो विशेषता गुणांक की बात मैं करूँ तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, उसके बारे में देखूंगा। देखिए, किसी दोलक की ऊर्जा की दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता, किसी दोलक की ऊर्जा की दर के सापेक्ष जो ऊर्जा संग्रहण की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं विशेषता गुणांक कहते हैं। मतलब शॉर्टली आपने समझा होगा, जो दोलक होता है, मॉड्यूलेटर होता है, उसकी क्या करेंगे? जैसे वो ऊर्जा की दर है, मतलब उसकी जो रेट है, संग्रहण मतलब इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इसे क्यों से व्यक्त करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? क्यों से व्यक्त करते हैं। क्यों बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई संग्रहित माध्य ऊर्जा की हानि। मतलब संग्रहित माध्य ऊर्जा जो भी आपकी कंजर्वेटिव एनर्जी है, मतलब जो संग्रहण की है, उसकी मेन एनर्जी निकालेंगे, माध्य ऊर्जा निकालेंगे, और माध्य ऊर्जा की हानि क्या हुई थी, उसकी जो हानि ऊर्जा हुई थी ऊर्जा के अंदर, उसकी माध्य निकालेंगे। मतलब जो लॉस हुआ था एनर्जी के अंदर, उसका मीन निकालेंगे। उन दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे के सापेक्ष डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? क्यों इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई, बाहर है, अचर है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी टोटल है, नीचे आ जाएगा टीपी। ठीक है भाई, टोटल माध्य एनर्जी और पावर ऊर्जा की जो हानि हुई था, टोटल लॉस है, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई जेड। हमारे पास में एनर्जी क्या आई थी?
टू पाई जेड आया था, दो टाउ वाला विस्तारांतिकाल वाला, अपॉन में टी है नीचे, ठीक है, तो ये जाएगा ओमेगा पाई। और टू पाई अपॉन में टी क्या होता है आपको पता है, टू पाई अपॉन में टी क्या होता है, ओमेगा होता है ना ओमेगा। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा कि भाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टाउ। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई टाउ अपॉन में टी इज इक्वल ओमेगा टाउ। ये है टॉपिक। तो आई होप समझ में आ गया होगा जो भी मैंने टॉपिक करवाया है आज की इस क्लास के अंदर। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 3 का, अगले क्लास से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।